दोस्तों, बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक विश्व और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 80 ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 को दृष्टिगत रख करके चुने गए हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये ऑनलाइन सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? आप लोग गेस कीजिए, औद्योगिक क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है इसमें अमेरिका, भारत, इंग्लैंड और फ्रांस। तो जैसा कि हमारी स्टडी बताती है कि औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है इंग्लैंड को। आप लोग नोट कर लें, औद्योगिक क्रांति का जनक इंग्लैंड को माना जाता है। औद्योगिक क्रांति से ही संबंधित दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? यानी जो यूरोप है, यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी। तो औद्योगिक क्रांति की अवस्था जो है यूरोप में मानी जाती है वो 1750 से 1780, 1750 से 1850, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा 1750 से 1780। ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई थी। तीसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसके नतीजे में भाईचारा, समानता और साम्यता ये नारा था इसका, और हम जानते हैं कि ये 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चौथा प्रश्न है, फ्रांस का प्रसिद्ध नेता जो स्वयं को क्रांति पुत्र कहता था, यानी ऐसा नेता जो खुद को क्रांति का पुत्र कहता था। ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, रॉबर्ट ओवन। तो इसमें सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का वो प्रसिद्ध नेता जो स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था, नेपोलियन बोनापार्ट था। पांचवा प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली एक काफ़ी मशहूर संस्था रही है इटली की, और इसका संस्थापक ऑप्शन है मुसोलिनी, काउंट कावूर, मैजिनी, इनमें से कोई नहीं। तो मुसोलिनी का संबंध जो था वो भी इटली से ही था, लेकिन इसमें सही जवाब होगा मैजिनी। मैजिनी सही जवाब है इसका। मैजिनी यंग इटली का संस्थापक था। छठा प्रश्न है, कार्बोनरी संबंधित था। ऑप्शन ए मध्यम वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी उच्च वर्ग से, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोनरी का संबंध जो था वो मध्यम वर्ग से था। कार्बोनरी का संबंध मध्यम वर्ग से था। सातवां है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, फ्लाइंग शटल यानी एक मशीन थी, एक मशीन फ्लाइंग शटल जो कपड़ा बुनने का काम बहुत तेज़ी से करती थी। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि कपड़ा बुनने का जो काम था वो हाथ से अंजाम दिया जाता था, लेकिन फ्लाइंग शटल आने के बाद इस उद्योग में काफ़ी तेज़ी आई, और इसका सही जवाब है, मैंने यहाँ जवाब ही डायरेक्ट लिख दिया है, जॉन के। आप लोग याद रखेंगे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। आठवां प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का वर्ष था 1760। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का वर्ष क्या था? 1760 था। नौवां प्रश्न है, पहला भाप इंजन जो जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था पटरियों पर दौड़ा 1814 ईस्वी में। कब दौड़ा? 1814 ईस्वी में। जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो ये बनाया था ये 1814 ईस्वी में पटरियों पर दौड़ा। और हम जानते हैं इंग्लैंड में जो पहली रेलगाड़ी चली, पहली रेलगाड़ी जो चली, ट्रेन जो पहली ट्रेन चली इंग्लैंड में, वो चली 1825 ईस्वी में चली। 11वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन था? यानी वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए दोस्तों कि समाजवाद जो है वो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि समाजवाद या सोशलिज्म जो होता है, सोशलिज्म जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है वैज्ञानिक, और एक जो यूटोपियन कहा जाता है उसको। यानी कार्ल मार्क्स से पहले का जो समय था वो यूटोपियन जो समाजवादी थे उनका समय कहा जाता है। यूटोपियन समाजवादी ऐसे समाजवादियों को कहा जाता था जो केवल आदर्शवादी बातें करते थे और समाजवाद के सिद्धांतों को आदर्शवाद के थ्रू
समाज में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। ऐसे लोगों में हम जानते हैं सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ऐसे सारे लोग जो है वो मशहूर हुए हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था वो वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। दुनिया के मज़दूरों एक हों, ये एक मशहूर नारा है, काफ़ी प्रसिद्ध नारा है, हम जानते हैं। और आपने गाहे बगाहे रैलियों में, मज़दूरों की रैलियों में, जुलूसों में इस नारे को सुना होगा। दुनिया के मज़दूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उसके साथ साथ वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। और दुनिया में जो 3 बड़े सिस्टम्स हैं, कैपिटलिज़्म है, सोशलिज़्म है, कम्युनिज़्म है, इन तीनों व्यवस्थाओं में जो एक सबसे मेन व्यवस्था है कम्युनिज़्म यानी साम्यवाद, उसके प्रतिपादक के तौर पे कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक कृषि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक कृषि का जन्मदाता माना जाता है आर्थर यंग को माना जाता है। आर्थर यंग को आधुनिक कृषि का जन्मदाता माना जाता है। यूटोपियन समाजवाद, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, यूटोपियन समाजवाद का प्रस्तुतकर्ता कौन था? तो यूटोपियन समाजवाद के प्रस्तुतकर्ता जो थे वो रॉबर्ट ओवन थे। अभी मैंने बताया था कि रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, ये सारे लोग यूटोपियन समाजवाद के को मानने वाले लोग थे। 15वां प्रश्न है, फ्रांस की न्यायपालिका को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब है पार्लमान। फ्रांस की न्यायपालिका जो थी उसको पार्लमान कहा जाता था। 16वां प्रश्न है, फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी 27 अगस्त 1789 ईस्वी। लुई 16वां को फांसी कब हुई थी? लुई 16वां को फांसी हुई थी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। 18वां प्रश्न है, फ्रांस की नेशनल कन्वेंशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या है 782 है। फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 782। जापान का कोरिया पर अधिकार कब हुआ था? जापान का कोरिया पर अधिकार कब हुआ था? जापान का कोरिया पर अधिकार हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के बीच में। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 के दरमियान में हुआ था और ये चीन के साथ हुआ था, जिसके नतीजे में चीन को नानकिंग की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न वही है कि चीन में नानकिंग की अपमानजनक संधि कब हुई थी? 1842 में। प्रथम अफीम युद्ध चला था 1839 से 1842 और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो चीन को काफ़ी नीचे जाकर और अपने आत्मसम्मान को गिराकर 1842 में एक संधि करनी पड़ी, जिसे हम लोग नानकिंग की संधि के नाम से जानते हैं। 22वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड, जो जून 1914 ईस्वी में हुआ था, सेराजेवो हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किन 2 हिस्सों में बट गई थी? तो रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 2 हिस्सों में बटी थी, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक जो वहाँ का बड़ा धारा था, यानी बहुसंख्यक जो हिस्सा था इस पार्टी का, विचारधारा जो बहुसंख्यक लोग थे विचारधारा वाले, वो बोल्शेविक कहलाए, और जिनकी संख्या कम थी वो मेंशेविक कहलाए। क्वेश्चन नंबर 24 है, जार निकोलस द्वितीय ने कब गद्दी छोड़ी? 15 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ी। इटली का प्रमुख फांसीवादी नेता कौन था? तो इटली का प्रमुख फांसीवादी नेता था मुसोलिनी। याद रखेंगे, इटली का प्रमुख फांसीवादी नेता था मुसोलिनी। जिस तरह से जर्मनी में हिटलर था, हम लोग जान रहे हैं कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर था और इटली में मुसोलिनी था, दोनों समकक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, युवा तुर्क क्रांति कब हुई? जवाब है 1910 ईस्वी। हो ची मिन्ह किस देश के नेता है? हम लोग जान रहे हैं कि हो ची मिन्ह नेता हैं, वो वियतनाम के नेता हैं, काफ़ी मशहूर नेता रहे हैं हो ची मिन्ह। आपने हिंद चीन जो चैप्टर है क्लास 10th लेवल का, उसमें भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, जो हिंद चीन की हिस्ट्री है वियतनाम वगैरह की, उसमें पढ़ा होगा हो ची मिन्ह वियतनाम के प्रसिद्ध नेता। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 ईस्वी। मेन कैम्प या मेरा संघर्ष नाम की जो ये किताब है, आत्मकथा है,
इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा हिटलर ने लिखा था, मेन कैम्प, मेरा संघर्ष। जर्मनी का एकीकरण हुआ कब हुआ? 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण हुआ 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, याद रखेंगे, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। सोवियत संघ, जिसको हम लोग आज जो रूस है, उस वक्त में ये हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, जिसको USSR कहा जाता था। जिस तरह से आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA है, उस तरह से उस वक्त हुआ करता था USSR। तो सोवियत संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। 1922 ईस्वी में, बाद में जाकर के ये टूट गया था, हम लोग जानते हैं। रिसेंटली 90s में, 80s लास्ट और 90s के आरंभ में ये टूट गया था और अब सिर्फ रूस बच गया है। इजराइल की स्थापना कब हुई? इजराइल की स्थापना मानी जाती है 15 मई 1948 ईस्वी। इजराइल की स्थापना 15 मई 1948 ईस्वी। कुतुबनुमा का आविष्कार किया था मार्को पोलो ने किया था। मोनालिसा किसकी प्रसिद्ध कृति है? मोनालिसा जो पेंटिंग है, काफ़ी मशहूर पेंटिंग है, आपने अक्सर देखा भी होगा इंटरनेट वगैरह पे भी, होटल्स में या दूसरी जगहों पे लोग अपने ड्राइंग रूम में भी लगाते हैं। एक मुस्कुराती हुई लेडी जो है उसकी तस्वीर है और काफ़ी खूबसूरत तस्वीर उसको माना जाता है। ये पेंटिंग जो बनाई थी वो विश्व मशहूर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। लाल कुर्ती दल गैरीबाल्डी ने बनाया था, याद रखेंगे, लाल कुर्ती दल गैरीबाल्डी ने बनाई थी। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। समाजवादी शब्द का पहला प्रयोग कब और कहाँ हुआ? समाजवादी शब्द का पहला प्रयोग हुआ था इटली में 1803 ईस्वी में। इंग्लैंड में सक्रिय समाजवादी कौन थे? तो इंग्लैंड में सक्रिय समाजवादी थे रॉबर्ट ओवन। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले भी कि इंग्लैंड में सक्रिय समाजवादी थे रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड में सक्रिय समाजवादी थे। फ्रांस में समाजवाद का संस्थापक कहा गया काउंट सेंट साइमन को। मैंने ये भी बताया था कि सेंट साइमन जो थे वो फ्रांस में समाजवाद के संस्थापक थे, फ्रांस में, काउंट सेंट साइमन। साम्यवादियों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो, साम्यवादियों की बाइबल होगा। साम्यवादियों यानी जो कम्युनिस्ट लोग हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनकी जो बाइबल है उसको कहा जाता है दास कैपिटल। इस दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। आप लोग याद रखेंगे, दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। प्रथम इंटरनेशनल का आयोजन कब हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल का आयोजन हुआ था 28 सितंबर 1864 ईस्वी को। 1917 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? खाद्यान्न का अभाव। 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसके कारण थे खाद्यान्न का अभाव। रूस का लाल आतंक किसे कहा जाता था? रूस का लाल आतंक कहा जाता था बोल्शेविकों को कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय की हत्या कब हुई? जार निकोलस द्वितीय जो था उसकी हत्या हुई 16 जुलाई 1918 ईस्वी को। 16 जुलाई 1918 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय की हत्या हो गई। 46वां प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई 1919 ईस्वी में। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? हम जानते हैं पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला और दूसरा विश्व युद्ध ये आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, जो कि 1944 तक चला। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम या एटॉमिक जो बम था वो जब गिराए गए तो हम जानते हैं इसके नतीजे में
जापान समय से काफ़ी पीछे चला गया और ये दोनों नगर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। अमेरिका ने ये बम गिराया था और इन बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैंटम। याद रखेंगे, लिटिल बॉय और फैंटम ये दो बम थे जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे और जिसके प्रभाव से आज भी वहाँ बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, उनके आँख में ट्रबल होता है, कोई लंगड़े पैदा होते हैं, किसी का हाथ आधा होता है। रेडिएशन का इतना प्रभाव पड़ा था कि काफ़ी दिनों तक लोग इससे जूझते रहे थे। पुनर्जागरण काल यूरोप में कब से कब तक माना जाता है? पुनर्जागरण काल, ये पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण कहते हैं रेनेसां, यानी फिर से जागना। पुनर्जागरण से पहले जो यूरोप है उसे अंधकार युग में डूबा हुआ माना जाता था, जो ज्ञान और शिक्षा में काफ़ी पीछे था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और नए नए वैज्ञानिकों ने नए नए सिद्धांतों की खोज की, नए नए इन्वेंशन किए और यूरोप की तस्वीर पूरी तरह से बदलना शुरू कर दी। तो ये काल जो कहलाता है, ये काल कहलाता है पुनर्जागरण काल। और इसका असर हम आज तक देख सकते हैं कि आज की जो दुनिया है, आज का जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड को जो लीड कर रहे हैं वो यूरोपियन लोग हैं। और हालांकि बाद में इसमें अमेरिकन्स भी आए, लेकिन यूरोपियन लोग ही हैं जो आज पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। तो ये पुनर्जागरण का नतीजा है, यानी रेनेसां का नतीजा है। तो ये पुनर्जागरण काल जो यूरोप में माना जाता है वो माना जाता है 1380 से 1600 ईस्वी तक माना जाता है। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ? पुनर्जागरण का आरंभ दोस्तों हुआ इटली से हुआ। पुनर्जागरण का आरंभ हुआ इटली से, वही इटली जहाँ से मुसोलिनी संबंध रखता था। हालांकि मुसोलिनी एक तानाशाह था, हम जानते हैं, और जिस तरह से हिटलर जर्मनी में तानाशाह था, उसने जर्मनी को तबाही के गड्ढे में ढकेला, उसी तरह से मुसोलिनी ने इटली को भी बर्बाद किया। हाँ, लेकिन हम इस बात को यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि पुनर्जागरण का आरंभ जो हुआ था वो इटली से हुआ था। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, अब जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं और इसमें पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी हम सब जानते हैं, लेकिन तिथि थी उसकी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। 28 दिसंबर 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कहा जाता है इनको। व्योमेश, यहाँ बॉ का इस्तेमाल हो गया है टाइपिंग में, लेकिन WC बनर्जी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके बारे में हम जानते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। और आपको जान कर के ये हैरत होगी कि ये सिर्फ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान और इस तरह के तमाम लोग थे, उनकी अगुवाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्वालिटी का पता इसी बात से लगा लीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितनी बड़ी शख्सियत थे, जो सिर्फ 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस की अगुवाई इन्होंने की। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफ़ी मशहूर है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है ये, लेकिन बार बार पूछता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इसमें अब देखें, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली बनी भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ये
9 अगस्त 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी। दोस्तों इसी तरह से और भी हमारे सेट्स जो हैं वो साइंस के और हिंदी के, उर्दू के, ये तमाम सेट्स आते रहेंगे, जिसमें जो चुनिंदा प्रश्न हैं, चुने हुए प्रश्न हैं, वो पूछे जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाएगी। आप लोग बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मशहूर भी हम लोग जानते हैं। जालियांवाला बाग पंजाब में है और पंजाब में ही जो क्रांतिकारी वहाँ इकट्ठा हुए थे, एक सभा कर रहे थे और सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन वहाँ चारदीवारी पे खड़े होकर के जो अंग्रेज़ सिपाही थे, उन्होंने जनरल डायर के कहने पर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी लोगों पर। काफ़ी सारे लोग मारे गए। गोलियों के निशान आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों पर, कुओं पर देखे जा सकते हैं। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उस वक्त लॉर्ड वेलिंगटन थे, यहाँ के लॉर्ड वेलिंगटन। और आगे का जो प्रश्न है वो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वही लॉर्ड वेलिंगटन ही थे, भारत के गवर्नर। कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हम जानते हैं, वो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले जो गवर्नर जनरल बने वो सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? हम जानते हैं कि आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, वो था 1857 का विद्रोह। ये हुआ था 10 मई 1857 को। ये शुरू हुआ था मेरठ शहर से। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? जवाब है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 66, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। हम इससे पहले ये बात जान लें कि इससे पहले प्रतिबंध भारत में जो छोटी बच्चियां हैं, यानी माँ के कोख में और छोटी बच्चियां जो पैदा लेती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। अगर बेटे, जैसा कि हम लोगों के यहाँ परंपरा काफ़ी चली आई है, काफ़ी क्रूर परंपरा थी कि लोग बेटों के जन्म पे जो है वो खुशियाँ मनाते थे, बेटियों को देखना नहीं चाहते थे, तो काफ़ी बुरा समझते थे बेटियों का पैदा होना। उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब हुई? दोनों 1925 में ही। आरएसएस भी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, दोनों की स्थापना 1925 ईस्वी में ही हुई। मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मैसूर राज्य के संस्थापक, इसका सही जवाब है हैदर अली। हैदर अली मैसूर राज्य के संस्थापक थे और हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। टीपू सुल्तान जो मशहूर फ्रीडम फाइटर थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मौत हो गई, या यूँ कह लें ये शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 72, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में पारित हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे और उनकी अध्यक्षता में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 है, गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, एक ही बार, और वो अधिवेशन था बेलाग्राम का। बेलाग्राम 1924 में
1924 में बेलाग्राम का जो अधिवेशन था, बेलाग्राम के अधिवेशन को महात्मा गांधी ने लीड किया था। महात्मा गांधी ने बेलाग्राम के कांग्रेस के अधिवेशन को 1924 में लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो हम सब जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही IIM और UGC और जामिया मिल्लिया इस्लामिया और इस तरह के दूसरे संस्थानों की नींव डाली। UGC जिसको हम आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, उसकी नींव मौलाना आज़ाद ने ही रखी थी। और इनको स्वतंत्र भारत में एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खड़ा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल डायर ने। जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दिया था, जनरल डायर ने। और जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दिया, काफ़ी सारे लोग मरे। उसके बाद एक 8 सदस्यों की जांच समिति बैठी थी जिसकी अगुवाई कर रहे थे लॉर्ड हंटर कर रहे थे। तो इसीलिए इस समिति को कहा जाता है लॉर्ड हंटर समिति। लॉर्ड हंटर के नाम पर हंटर समिति कहा जाता है। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो फायरिंग हुई थी उसके नतीजे में जो लोग मरे थे, तो इस कांड की जांच के लिए एक समिति बनी 8 सदस्यों की, उसकी अगुवाई कर रहे थे लॉर्ड हंटर। स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत कब गणराज्य बना? काफ़ी आसान परंतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें मात खा जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से ये 80 प्रश्न थे जो आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के इतिहास से थे। इसी तरह से हम अन्य प्रश्न लेकर के आएंगे जो काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और ये हम DLED एंट्रेंस के लिए 2023 को दृष्टिगत में रखते हुए हम लोग चुनेंगे। और साइंस में भी, सोशल में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी, इन तमाम सब्जेक्ट्स में हम इसका लेकर आते रहेंगे। आप लोगों से ये अनुरोध है कि बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन के YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।